जय हिंद दोस्तों। आज की इस क्लास में हम देखेंगे राही नामक कहानी को, इसके महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे। इसमें दो पात्र हैं, एक राही नाम की और एक अनीता नाम की। दो महिलाएं पात्र हैं इसमें। इसका कहानी का सारांश है कि इसमें एक राही नामक मांगरोरी जाति की महिला रहती है जो 5 किलो अनाज की एक पोटली चुरा लेती हैं। क्यों चुराती हैं? क्योंकि उसके बच्चों को भूख लगी थी और उसके पास खिलाने के लिए कुछ भी नहीं था। जैसे ही वह पोटली को लेकर भागती हैं, पुलिस वाला उसे पकड़ लेता है। जब पुलिस वाला उसे जेल में बंद करता है तो उसे वहां पर मिलती है अनीता। अनीता कौन है? अनीता अंग्रेजों के खिलाफ सत्याग्रह करने वाली एक नेता है, एक नेतृत्व करने वाली नारी है। ठीक। अब वहां अनीता राही से पूछती है कि कैसे जेल में आई हो, तो राही बताती है अपनी घटना। और उसी के बारे में अनीता सोचती है कि हमारे देश में किस प्रकार गरीबों को पेट के लिए क्या क्या करना पड़ रहा है। ठीक। इस प्रकार वह उनका भला करने के लिए सोचती हैं कि हम नेता जेल में आते हैं तो हम बी क्लास से ए क्लास करवा लेते हैं, मतलब जेल में भी हमें अच्छी अच्छी सुविधाएं चाहिए। जबकि हमारे देश की जनता को देखो, उनको एक टाइम भी खाने के लिए भोजन नहीं मिल रहा। इसी चिंता में वह सो जाती है और उसे नींद आती है अनीता को। तब उसे सपना आता है कि वह मांगरोरी गांव में चली गई और राही के गांव में चली गई। वहां पर उसने एक आश्रम खोला, एक स्कूल खोला और आश्रम में सभी महिलाओं को कुछ काम दिया जिससे वह कुछ पैसे कमा सके। और स्कूल में उनके बच्चों को डाल दिया वहां उनको पढ़ाने के लिए। लेकिन जैसे सुबह के 7 बजते हैं उसकी नींद खुल जाती है और वह जेल से रिहा हो जाती है। ठीक। तो ये कहानी का सारांश है। देखते हैं इसके महत्वपूर्ण तथ्यों को विस्तार से। दोस्तों, सबसे पहले तो क्लास को लाइक कर दो और कमेंट में बताना क्लास कैसी लगी। यह कहानी जो इसके रचनाकार सुभद्रा कुमारी चौहान है। इस कहानी में सुभद्रा जी ने गरीबों की पीड़ा का वर्णन करते हुए उनकी चोरी करने की मजबूरी पर पाठक वर्ग का ध्यान आकर्षित किया है। इस कहानी में सत्याग्रहियों में शामिल सत्ता के लोलुप व्यक्तियों पर व्यंग किया है। कहानी के पात्र, इस कहानी में दो पात्र हैं, राही और अनीता। ठीक, राही और अनीता, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना कौन कौन पात्र हैं इसका, राही और अनीता। कहानी की शुरुआत कहां से होती है? यहां से। तेरा नाम क्या है? अनीता ने कहा। तो राही ने कहा, राही। तुझे किस अपराध में सजा हुई है? चोरी की थी सरकार। चोरी क्या चुराया था? नाज की गठरी। तो चोरी किसकी की थी? नाज की गठरी की। यह भी इंपॉर्टेंट है फैक्ट। कितना नाज था? 5-6 सेर, यानी 5-6 किलो। तो यह भी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न देखो कहीं से भी बन सकता है। प्रश्न इस प्रकार बन जाएगा, जो नाज की गठरी राही ने चुराई थी उसमें कितना नाज था? तो 5-6 किलो नाज था। और सजा कितने दिन की है? साल भर की। यह भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो राही को कितनी सजा हुई थी? 1 साल की सजा हुई थी। 1 साल की सजा हुई थी। आगे देखिए, तूने तूने चोरी क्यों की? मजदूरी करती तब भी तो दिन भर में 3-4 आने पैसे मिल जाते। तब राही जवाब देती हैं, हमें मजदूरी नहीं मिलती सरकार, हमारी जाति मांगरोरी है, यानी मांग कर खाने वाली। ये फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मांगरोरी जाति की थी राही। हम केवल मांगते हैं और खाते हैं और भीख न मिले तो फिर चोरी करते हैं, ऐसा वो कहती हैं। उस दिन घर में खाने को नहीं था, बच्चे भूख से तड़प रहे थे। बाजार में बहुत देर तक मांगा, बोझा ढोने के लिए टोकरा लेकर भी बैठी रही। ठीक, पर कुछ न मिला। सामने किसी का बच्चा रो रहा था। उसे देखकर मुझे अपने भूखे बच्चे की याद आ गई। किसको? राही को। वहीं पर किसी की नाच की गठरी रखी हुई थी, उसे लेकर भागी तो पुलिस वाले ने पकड़ लिया। अनीता ने
एक ठंडी सांस ली, बोली, फिर तूने कहा नहीं कि बच्चे भूखे थे मेरे, इसलिए मैंने ये नाच की गठरी चुराई है। तब राही क्या कहती है? हम गरीबों की कोई नहीं सुनता सरकार, बच्चे आए थे कचहरी में, मैंने सब कुछ कहा पर किसी ने नहीं सुना। राही ने ये बात अनीता से कही। अब तेरे बच्चे किसके पास हैं? अनीता ने पूछा। उनका बाप है कि नहीं, ऐसा पूछा अनीता ने। तो राही की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, उनका बाप मर गया, उनका बाप मर गया। तो यह भी आपको ध्यान में रखना है, राही का पति मर चुका है, जेल में उसे मारा था। तो राही का पति कहाँ मरा था? जेल में। तो यह भी आपको ध्यान में रखना है, जेल में मारा था उसे, वहीं अस्पताल में मर गया। तो जेल में उसको पीटा था और मरा कहाँ पर हो? अस्पताल में। ठीक, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब बच्चों का कोई नहीं है। राही बोलती हैं कि अब बच्चे अकेले हैं, पता नहीं कहाँ भटक रहे होंगे, मैं जेल में हूं और उनका पिता तो मर चुका है कब का ही। ठीक, तो तेरे बच्चों का बाप भी जेल में ही मरा? अनीता ने आश्चर्यचकित होकर कहा। वह क्यों जेल आया था? तो राही ने कहा, उसे तो बिना कसूर के ही पकड़ लिया था सरकार। राही ने कहा, ताड़ी पीने को गया था। तो क्या पीने गया था? ताड़ी। ये आपको ध्यान में रखना है कि राही का पति क्या पीने गया था? ताड़ी पीने गया था। दो चार दोस्त भाई उसके साथ थे, मेरे घर वाले का एक वक्त पुलिस वाले से झगड़ा हो गया था, उसी का बदला उसने लिया। यानी एक बार उस पुलिस से झगड़ गया था तो पुलिस ने उसको पकड़कर खूब पीटा, खूब मारा और फिर उसको अस्पताल में भर्ती करा दिया और वहीं पर उसकी जान निकल गई। 109 में उसका चालान करके साल भर की सजा दिला दी, उसके पति को साल भर की सजा दिला दी, वहीं पर वह मर गया। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है, कौन सी धारा में उसको सजा हुई थी उसके पति को? 109 में। ठीक, अनीता ने एक दीर्घ निश्वास के साथ कहा, अच्छा जा अपना काम कर। राही चली गई। ठीक, अनीता सत्याग्रह करके जेल आई थी। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है, अनीता क्यों जेल में आई थी? सत्याग्रह करके, सत्याग्रह करके वह जेल में आई थी। पहले उसे बी क्लास दिया था, फिर उसके घर वालों ने लिखा पढ़ी करके उसे ए क्लास दिलवा दिया। तो पहले कौन सी क्लास थी उसकी जेल में सुविधा? बी क्लास, फिर उसको ए क्लास सुविधा दिलवा दी। आगे देखिए, अनीता के सामने आज एक प्रश्न था। वह सोच रही थी कि देश की दरिद्रता और इन निरीह गरीबों के कष्टों को दूर करने का कोई उपाय नहीं है। हम सभी परमात्मा की संतान हैं, एक ही देश के निवासी। कम से कम हम सबको पहनने खाने का समान अधिकार ही है। फिर क्या बात है कि कुछ लोग तो बहुत आराम से रहते हैं और कुछ लोग पेट भर के भी नहीं खा पाते। उसके बाद विचारक की अदूरदर्शिता के कारण या सरकारी वकील के चातुर्यपूर्ण जिरह के कारण छोटे छोटे बच्चों की माताएं जेल भेज दी जाती हैं। उनके बच्चे भूखे मरने के लिए छोड़ दिए जाते हैं। एक और तो यह कैदी हैं और जो जेल आकर सचमुच जेल जीवन के कष्ट उठाती हैं, और दूसरी ओर हम लोग हैं जो अपनी देशभक्ति और त्याग का ढिंडोरा पीटते हुए जेल आते हैं। तो दोस्तों, ये पंक्ति यहां से लेकर और यहां तक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन सी कहानी से? ये राही कहानी से, आपको ध्यान में रखना है। हमें आमतौर पर दूसरे कैदियों के मुकाबले में अच्छा बर्ताव मिलता है, फिर भी हमें संतोष नहीं होता। हम जेल आकर ए और बी क्लास के लिए झगड़ते हैं। जेल आकर ही हम कौन सा बड़ा त्याग कर देते हैं। जेल में हमें कौन सा कष्ट रहता है, इसके सिवा कि हमारे माथे पर
नेतृत्व की सील लग जाती है। हम बड़े अभिमान से कहते हैं, यह हमारी चौथी जेल यात्रा है, यह हमारी 5वीं जेल यात्रा है, और अपनी जेल यात्रा के किस्से बार बार सुनाकर आत्मगौरव का अनुभव करते हैं। तात्पर्य यह है कि हम जितने बार जेल जा चुके होते हैं, उतनी ही सीढ़ी हम देशभक्ति और त्याग से दूसरों से ऊपर उठ जाते हैं। तो पहले के समय क्या था, जो झूठे नेता होते थे वह ये सोचते थे कि हम जेल जाने का किसी तरह रास्ता निकाले तो लोग हमें समझेंगे कि ये देशभक्त हैं, देश के लिए जेल गया है। ठीक, तो इस तरह झूठे लोलुप जनता को बहकाने वाले नेता भी थे, पहले भी हुआ करते थे। और इसके बल पर जेल से छूटने के बाद कांग्रेस की राजकीय सत्ता मिलते ही हम मिनिस्टर, स्थानिक संस्थाओं के मेंबर और क्या क्या हो जाते हैं, तो कांग्रेस पार्टी का जिक्र है यहाँ पर। ठीक, और ये कहानी घटनाक्रम आपको ध्यान में रखना है। अनीता सोच रही थी, कल तक जो खद्दर भी न पहनते थे, बात बात पर कांग्रेस का मजाक उड़ाते थे, कांग्रेस के हाथों में थोड़ी शक्ति आते ही वे कांग्रेस के भक्त बन गए। तो ये पंक्ति कौन सी कहानी की है, राही कहानी की, आपको ध्यान में रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। यहां तक कि जेल में भी दिखाई पड़ने लगे वास्तव में देशभक्ति है या सत्ता भक्ति। ठीक, अनीता के विचारों का तांता लगा हुआ था, वह दार्शनिक हो रही थी। उसे अनुभव हुआ जैसे कोई भीतर ही भीतर उसे काट रहा हो। अनीता की विचारावली अनीता को ही खाए जा रही थी। उसी बार बार यह लग रहा था कि उसकी देशभक्ति सच्ची देशभक्ति नहीं बल्कि मजाक है। उसे आत्मग्लानि हुई और साथ ही साथ आत्म अनुभूति भी। अनीता की आत्मा बोल उठी, वास्तव में सच्ची देशभक्ति तो इन गरीबों के कष्ट निवारण में है। तो ये पंक्ति आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों। अनीता ने वास्तव में देशभक्ति क्या मानी, वास्तव में देशभक्ति मानी इन गरीबों के कष्ट को दूर करना ही वास्तव में देशभक्ति है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। ये कोई दूसरे नहीं, हमारी भारत माता की संतानें हैं। ये कोई दूसरे नहीं, हमारी भारत माता की ही संतानें हैं। इन हजारों लाखों भूखे नंगे भाई बहनों की यदि हम कुछ भी सेवा कर सकें, देहातों में कर सकें, थोड़ा भी कष्ट निवारण कर सकें, तो सचमुच हमने अपने देश की कुछ सेवा की, वरना हमने कुछ नहीं किया। अगर इनकी सेवा नहीं की तो हमारा वास्तविक देश तो देहातों में ही है, किसानों की। तो हमारा वास्तविक देश कहाँ माना, देहातों में है, यानी हमारा देश गांव में है, वास्तविक देश तो गांवों में है। किसानों की दुर्दशा से हम सभी थोड़े बहुत परिचित हैं, पर इन गरीबों के पास न घर है न द्वार। अशिक्षा और अज्ञान का इतना गहरा पर्दा इनकी आंखों पर है कि होश संभालते ही माता पुत्री को सास बहू को चोरी की शिक्षा देती हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। कौन सी कहानी से है ये पंक्ति, कौन सी कहानी से है, राही कहानी से। आगे देखिए, और उनका यह विश्वास है कि चोरी करना और भीख मांगना ही उनका काम है, इससे अच्छा जीवन बिताने की वह कल्पना ही नहीं कर सकते। क्या मानव जीवन का यही लक्ष्य है भी अथवा नहीं? यदि नहीं है तो विचारादर्श की उच्च सतह पर टिके हुए हमारे जननायकों और युग पुरुषों की हमें क्या आवश्यकता। इतिहास, धर्म, दर्शन, ज्ञान, विज्ञान का कोई अर्थ नहीं होता, पर जीवन का लक्ष्य है, अवश्य है। संसार की मृग मरीचिका में हम लक्ष्य को भूल जाते हैं। सतह के ऊपर तक पहुंच पाने वाली
कुछ एक महान आत्माओं को छोड़कर सारा जन समुदाय आप 1 मिनट, बैटरी लो हो गई, मैं इसको चार्ज पे लगाता हूँ। बटन ऑन करके आता हूँ। कहाँ थे हम? आत्माओं को छोड़कर सारा जन समुदाय संसार में संसार में अपने को खोया हुआ पाता है। कर्तव्य 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 का उसे ध्यान नहीं, सत्य असत्य का सत्य असत्य की समझ नहीं, अन्यथा मानवीयता से बढ़कर कौन सा धर्म है भाई। तो ये पंक्ति भी आपको ध्यान में रखनी है, यहां से लेकर यहां तक इंपॉर्टेंट है ये भी। पतित मानवता को जीवन दान देने की अपेक्षा भी कोई महत्वपूर्ण है। राही जैसी भोली भाली किंतु गुमराह आत्माओं के कल्याण की साधना जीवन की साधना होनी चाहिए। सत्याग्रह की यह प्रथम प्रतिज्ञा क्यों ना हो, देशभक्ति का यही मापदंड क्यों ना बने। अनीता दिन भर इन्हीं विचारों में डूबी रही। शाम को भी वह इसी प्रकार सोचते सोचते सो गई। ठीक, रात में उसे सपना आया, उसने सपना देखा कि जेल से छूटकर वह इन्हीं मांगरोरी लोगों के गांव में पहुंच गई। वहां उसने एक छोटा सा आश्रम खोल दिया। ठीक, उसी आश्रम में एक तरफ छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, स्त्रियां सूत काटती हैं, दूसरी तरफ मर्द कपड़ा बुनते हैं, रुई धुनकते हैं। तो आश्रम में एक तरफ तो बच्चे पढ़ते हैं, स्त्रियां सूत काटती हैं और मर्द कपड़ा बुनते हैं और रुई धुनकते हैं। शाम को रोज उन्हें धार्मिक पुस्तकें पढ़कर सुनाई जाती हैं और देश में कहाँ क्या हो रहा है यह सरल भाषा में समझाया जाता है। वहीं भीख मांगने और चोरी करने वाले आदर्श ग्रामवासी हो चले हैं। रहने के लिए उन्होंने छोटे छोटे घर बना लिए। राही के अनाथ बच्चों को अनीता अपने साथ रखने लगी। अनीता यही सुख स्वप्न देख रही थी कि सुबह 7 बजे, ये फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो अनीता सपना देख रही थी कैसे वह मांगरोरी के लोगों के गांव में जाती है, वहां पर आश्रम बनाती है, लोगों को काम देती हैं, लेकिन सपने में हो रहा था ये सब। जैसे ही सुबह होती है, सुबह 7 बजे उसकी नींद खुल जाती है। कितने बजे खुलती है उसकी नींद? 7 बजे। जैसे उसकी नींद खुल सुबह 7 बजे तक उसकी नींद न खुल पाई। अचानक स्त्री जेलर ने आकर उसे जगा दिया। कितने बजे जगाया? 7 बजे। बोली, आप घर जाने के लिए तैयार हो जाइए, आपके पिता बीमार हैं। किसके पिता बीमार हैं? किसके पिता? अनीता के पिता। इसलिए आपको बिना शर्त छोड़ा जा रहा है। अनीता अपने स्वप्न को सच्चाई में परिवर्तित करने की एक मधुर कल्पना लेकर घर चली गई और यहीं पर कहानी खत्म हो जाती है। दोस्तों, देखा आपने किस प्रकार पहले भी गरीबों की स्थिति कैसी थी और आज भी कैसी है, कोई खास परिवर्तन नहीं आया है। आज भी हमारे आसपास कहीं गली मोहल्ले में कोई गरीब व्यक्ति कहीं किसी के छज्जे के नीचे सो रहा है, कोई कैसे गुजारा कर रहा है, कोई कैसे गुजारा कर रहा है। और शहरों में ऐसा ज्यादा देखने को मिलता है। शहरों में गली मोहल्लों में आपको कहीं ना कहीं दिख ही जाएगा ऐसा व्यक्ति जिसका इस दुनिया में कोई नहीं, उसको उसकी सेवा करने वाला कोई नहीं, वह इधर उधर गली में ही अपना जीवन बिता रहा है। ठीक, तो ये थी कहानी राही।
इसका प्रकाशन वर्ष क्या है दोस्तों, इसका कमेंट करके आपको बताना है कमेंट में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में अगली कहानी के साथ।